आजकल पूरी दुनिया की नजरें भारत पर हैं और सबके मन में एक ही बड़ा सवाल है। क्या भारत की इतनी बड़ी युवा आबादी एक सुनहरा मौका है या फिर एक बहुत बड़ा जोखिम? इस सवाल का जवाब ही हमारा भविष्य तय करेगा। तो चलिए इसे समझते हैं। एक तरफ पूरी दुनिया कह सकते हैं बूढ़ी हो रही है और वहीं दूसरी तरफ है भारत एकदम जवान। हमारी औसत उम्र सिर्फ 28 साल है। ये एक ऐतिहासिक फायदा है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो युवा ऊर्जा है, क्या ये देश के विकास का इंजन बनेगी या फिर अगर इसे सही दिशा नहीं मिली तो ये एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब की तरह है। अच्छा, ये जो पूरी बात है ना, ये एक शब्द के इर्द गिर्द घूमती है और वो शब्द है डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब ये सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। जब किसी देश में काम करने वाले लोग उन पर निर्भर लोगों से ज्यादा हो जाएं, बस यही वो दौर है जब कोई भी देश तेजी से तरक्की कर सकता है। तो इस पूरी कहानी को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले जवान देश, ये ताकत है या आफत। फिर देखेंगे इससे कौन कौन से मौके पैदा हुए हैं। उसके बाद रास्ते में कौन सी चुनौतियां हैं और आखिर में भविष्य का फैसला किन बातों पर टिका है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। एक तरफ बूढ़ी होती दुनिया और दूसरी तरफ हमारा जवान देश। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा सवाल भी। स्क्रीन पर जो नंबर्स दिख रहे हैं वो सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये दरअसल भविष्य की कहानी बता रहे हैं। देखिए, जापान की औसत उम्र 48 साल, चीन की 38 और भारत की सिर्फ 28 साल। जहां ये देश अपनी बढ़ती उम्र की आबादी की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, वहीं भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा वर्कफोर्स है। ये एक ऐसा एडवांटेज है जो किसी भी देश का नक्शा बदल सकता है। पर इसमें एक कैच है। ये जो सुनहरा मौका है ना, ये हमेशा के लिए नहीं है। इसे एक लिमिटेड टाइम ऑफर समझिए। यूनाइटेड नेशंस का अनुमान है कि ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की खिड़की है, ये लगभग 2055 तक खुली रहेगी। मतलब हमारे पास काम करने के लिए करीब 3 दशक का वक्त है। तो चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि इस युवा शक्ति ने असल में कौन-कौन से कमाल के अवसर पैदा किए हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये हकीकत है जो जमीन पर दिख रही है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 16.83 करोड़। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। पिछले सिर्फ 6 सालों में लगभग 17 करोड़ नई नौकरियां पैदा हुई हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि भारत की इकोनॉमी में युवाओं के लिए मौके बनाने की जबरदस्त क्षमता है। और बात सिर्फ नई नौकरियां बनाने की नहीं है, जो बेरोजगारी की दर थी वो भी देखिए, लगभग आधी हो गई है। 2017-18 में जो 6% थी, वो 2023-24 तक घटकर सिर्फ 3.2% रह गई। ये इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। नौकरियों के साथ साथ एक और बहुत बड़ी क्रांति हुई है हमारे देश में, और वो है स्टार्टअप्स की क्रांति। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। और मजे की बात यह है कि ये क्रांति सिर्फ बेंगलुरु या दिल्ली जैसे बड़े शहरों में नहीं हो रही। और ये जो चार्ट है ना, ये एक बहुत दिलचस्प कहानी बताता है। पहले लगता था कि बड़े बड़े आइडियाज सिर्फ मेट्रो शहरों से आते हैं, है ना? पर अब ऐसा नहीं है। आज लगभग 50% मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स छोटे शहरों और कस्बों से आ रहे हैं। मतलब इनोवेशन अब देश के कोने कोने में पहुंच रहा है। और इस सक्सेस स्टोरी का एक और बहुत ही जरूरी हिस्सा है महिला उद्यमी। आज 45% से ज्यादा स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला डायरेक्टर है। ये सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, ये इंक्लूसिव ग्रोथ है जो समाज को भी मजबूत बना रहा है। अब तक तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है ना, लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। अब हम उस चक्रव्यूह में एंटर कर रहे हैं जो इस सुनहरे मौके को खतरे में डाल सकता है। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक हमारे काम करने के तरीकों में से लगभग 39% स्किल्स पूरी तरह बदल जाएंगी। मतलब जो स्किल्स आज काम के हैं, हो सकता है वो कल उतने रेलेवेंट ना रहें। और यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, द स्किल्स गैप। तो असली लड़ाई है डिग्री बनाम स्किल की। एक तरफ है वो नौकरियां जो अब खतरे में हैं, जैसे कि सिर्फ किताबी ज्ञान वाली, क्लेरिकल काम या डेटा एंट्री। और दूसरी तरफ है वो स्किल्स जिनकी डिमांड आसमान छू रही हैं, जैसे एआई, बिग डेटा, ग्रीन टेक्नोलॉजी और क्रिएटिव सोच। इस खाई को भरना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। और एक और चुनौती है जो अक्सर चुपचाप होती है, ब्रेन ड्रेन। मतलब जब हमारे देश के सबसे तेज दिमाग, सबसे टैलेंटेड लोग बेहतर मौकों के लिए देश छोड़कर चले जाते हैं,
ये सिर्फ एक इंसान का जाना नहीं होता, ये देश के भविष्य का नुकसान होता है। इस टैलेंट को देश में रोकना बहुत जरूरी है। तो हमने मौके देख लिए, चुनौतियां भी समझ लीं। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? इस कहानी का फैसला कैसे होगा? अच्छा, सरकार की तरफ से देखें तो इस चुनौती से निपटने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच अपनाई जा रही है। स्टार्टअप इंडिया से एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है, स्किल इंडिया मिशन से वर्कफोर्स को नए जमाने के स्किल्स सिखाए जा रहे हैं, अटल इनोवेशन मिशन से स्कूलों में ही इनोवेशन का कल्चर बनाया जा रहा है और मेक इन इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिल रहा है। पर देखिए, ये लड़ाई सिर्फ सरकार के लिए नहीं लड़ सकती, इसमें हम सबको अपना अपना रोल प्ले करना होगा। इसका मतलब है लगातार सीखते रहना, जिसे कहते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग। टेक स्किल्स के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स मतलब हाइब्रिड स्किल्स बनाना, एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार रहना और सबसे जरूरी, बदलते वक्त के साथ फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल रहना। ये टाइमलाइन सब कुछ एक फ्रेम में ले आती है। देखिए, हम अभी राइट नाउ अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पर हैं। 2030 तक स्किल्स में सबसे बड़ा बदलाव आएगा। 2047 हमारे विकसित भारत का लक्ष्य है और 2055 तक ये सुनहरा मौका धीरे धीरे हाथ से निकलने लगेगा। मतलब वक्त बहुत कीमती है। तो आखिर में बात घूम फिर कर एक ही जगह आती है। भारत का भविष्य वो सिलिकॉन वैली बनाने से नहीं, बल्कि अपने लोगों के स्किल्स को बनाने से तय होगा। तो सवाल यही है, और ये सवाल हम सब के लिए है, भारत के युवा दुनिया के लिए एक हथियार हैं या एक चेतावनी? इसका जवाब हमारा आज का काम और हमारे आज के फैसले ही लिखेंगे।